नमस्कार, मैं रमेश वल्लभ भाई पटेल। आज हम प्रयागराज के छात्रों को उनके संघर्ष को दिखाएंगे कि वो 10 बाई 10 के कमरे में कैसे रहते हैं और किस तरीके से जीवन यापन करते हैं। आइए मैं मिलाता हूं उनसे। देखिए, इसी कमरे में रहते हैं और इसी कमरे में पढ़ते हैं। पढ़ाई का कार्य ऐसे ही चलता है और इसी कमरे में खाना बनाना और इसी कमरे में सोना, सारी चीज़ें इसी कमरे में रहते हैं। आइए आपको मिलाते हैं हम उनसे। कोई बताइए कि आपका नाम क्या है? जैसा कि नाम भैया हमारा चितरंजन सिंह है और हम गाजीपुर से आए हैं। गाजीपुर से। आप यहाँ पे कितने साल से प्रयागराज में संघर्ष कर रहे हैं? ये करीब सफ़र मेरा चालू हुआ है 2016 से। 2016 में फर्स्ट टाइम मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिया था और BHU का भी दिया था, तो दोनों का एंट्रेंस उस टाइम निकल गया था। तो ये था कि हमें BSc करना था एक अच्छे इंस्टीट्यूट से। तो उस समय हमारे गाँव में बहुत हल्ला था कि इलाहाबाद में अच्छी पढ़ाई होती है, तो उस नाम पर हम लोग इलाहाबाद चले आए थे। यहाँ तक कि मैं BHU को भी छोड़ दिया था कि बनारस यूनिवर्सिटी शायद उससे कम होगा, तो इलाहाबाद ऑक्सफोर्ड के नाम पर हम लोग यहाँ एडमिशन लिए और यहाँ अपना 3 साल BSc कंप्लीट किए। BSc कंप्लीट करने के बाद ये उद्देश्य था कि हम अब आगे चलकर UPSC की तैयारी करूँगा, लेकिन उसी टाइम कोरोना आ गया। कोविड के चक्कर में कोविड चक्कर में थोड़ी सी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, तो ये हुआ कि पहले B.Ed कर ले तो ज़्यादा सही रहेगा। तो उस टाइम हम लोग B.Ed का भी एंट्रेंस दिए थे, MSc का भी दिए थे। और यहाँ तक कि MSc का एंट्रेंस में मेरा यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 12वां रैंक आया था। अच्छा। लेकिन मैं फिर वहाँ पर नहीं लिया और उस दरमियान में बहुत सारे एग्ज़ाम दिया था। जब मैं इंटर पास किया तो करीब 2 बार एयरफोर्स क्वालिफाई किया, 3 बार नेवी क्वालिफाई किया, 1 बार NDA क्वालिफाई किया। लगभग कई सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद भी मतलब अंतिम रूप सिलेक्शन नहीं हो पाया। और बाद में फिर अपना वो B.Ed का सफ़र कोरोना का टाइम चलता रहा और उसके बाद धीरे धीरे देखे कि जब B.Ed हो गया तो ये हुआ कि अब कहाँ जाया जाए। उस समय पैसे की प्रॉब्लम थी। अब ये था कि यहाँ से हो सकता है घर वापसी ना हो जाए। अब घर वापसी हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचा ही था, या तो मैं कुछ काम करूँ तब आगे पढ़ाई करूँ, या तो फिर घर वापसी जाऊँ जिससे कि फिर पढ़ाई घर से ही हो। अब ये था कि घर जाना भी बहुत ख़राब महसूस हो रहा था कि 9 साल आप प्रयागराज में रह के 16 से 19 BSc कर लिए थे और 2 साल B.Ed कर लिए थे। लगभग 5 साल का जो सफ़र हम गुजार चुके थे, तो जाना बहुत अजीब सा लग रहा था। ऐसा कि चलो अब वापस नहीं जाएंगे, अब यहीं से क्यों ना एक अपना कहीं प्रयास करते हैं, कहीं मिल जाए छोटा मोटा काम, तो पढ़ाई भी करते रहेंगे और आगे कोई दिक्कत नहीं आएगा, अभी जॉब भी हो जाएगा। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी क्या, जब से मैं 2021 में जब B.Ed क्वालिफाई किया तो शायद मैं एक सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसे फेसबुक आजकल लोग कहते हैं, फेसबुक में एक पेपर कटिंग आया था कि एक यहाँ स्कूल है इलाहाबाद में DPS, तो वहाँ पर जो इंटरव्यू के लिए कॉल आया था, तो मैं सोचा कि चलो थोड़ा प्रयास कर लूँ। तो मैं अपने घर से झूठ बोल कर आया कि मैं जा रहा हूँ मतलब इंटरव्यू देने। हाँ, मैं ये नहीं बताया, मैं बोला कि जा रहा हूँ पापा, मेरा सामान इलाहाबाद में फंसा है, एक दोस्त है वो जा रहा है दिल्ली, तो सामान कहीं और शिफ्ट करना है। और अभी आप सच्चाई बता रहे हैं। अगर ये वीडियो आपके पापा देखेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये था कि आगे पढ़ाई करना था। पापा को भी हर परेशानी नहीं बता सकते हैं ना। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी किसान हैं। हमारी जो पढ़ाई लिखाई है हमारे देखा जाए तो बहुत मुसीबत से मेरी माँ कराई है। माँ गाय पाली थी, उसी का जो दूध बेचकर उस हिसाब से जो पैसा आता है उससे हमारी पढ़ाई कराई है। काफी संघर्षों के बाद आप यहाँ पे आए हैं। पिताजी का बहुत ज़्यादा योगदान तो नहीं है, लेकिन माँ का ज़्यादा योगदान है, ये कहेंगे। पिताजी जो अपना फर्ज थोड़ा मोड़ा जो निभा ही रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर माँ का रोल ज़्यादा हमारे जीवन में रहा है। और एक भाई मेरा और है जो इस समय CRPF में है। तो जब हम 21 में जब ये स्कूल ज्वाइन किए थे, उस समय जॉब नहीं कर रहे थे, तो चूँकि हम जब ये जॉब पकड़े प्राइवेट, तो मुझे मिल गया, तो मैं अपना काम स्टार्ट किया। तो मैं अपने भाई को पढ़ाया, वो मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा, आपने अपने बड़े भाई को पढ़ाया? हम कहे कि आप भी आइए, अपना तैयारी कर लीजिए, जितना हो सके प्रयास कर लीजिए। तो वो भी अपना प्रयास किए, UPSI का तैयारी किए थे पूरा दमदार तरीके से, लेकिन उनका भी सिलेक्शन नहीं हो गया। तो काफ़ी निराश हो गए थे, सोचे कि अब कहाँ जाएँ, कैसे क्या करेंगे। लेकिन वो हार नहीं माने थे, लास्ट फॉर्म भरे थे CRPF SSCGD का, लेकिन उनके दिमाग में ये था कि पता नहीं होगा नहीं होगा। तो हमसे कहे कि भाई कहीं देखो, कहीं जॉब मिल जाए प्राइवेट, तो मुझे भी पकड़वा दो, मैं क्या करूँ घर बैठ कर, घर में इतनी परेशानियाँ हैं, कब तक पढ़ाई हम लोग करेंगे।
तो बाद में ये हुआ कि वो एक उनको मैं माइक्रो फाइनेंस का एक बैंक था, उसमें मैंने जॉब उनको दिला दिया था। करीब वहाँ 12,000 रुपये देते थे। तो 12,000 रुपये जब वो जॉब पकड़े तो उनको संतुष्टि नहीं मिलती थी जॉब से। कहते कि हाँ इतना प्रताड़ना है, हर बार जाओ वसूली करके लाओ पैसा, परेशानियाँ ज़्यादा था। कहते कि यार कैसा नौकरी पकड़वा दी हो, ना पैसा उसमें बचना है ना आना है, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो लास्ट में क्या हुआ, कहे कि ठीक है देखते हैं। तो हम कह रहे आप पढ़ाई करते रहिए, देखिए हो सके क्या पता आपका GD वाले में ही हो जाए। और संयोग से भगवान के आशीर्वाद से देखा जाए तो उनका फिर GD में नाम आ गया। जैसे GD में लिस्ट में उनका नाम आया तो फिर अगला पड़ाव फिजिकल का था। तो हमसे पूछे कि क्या करें, जॉब छोड़ दें? तो हमको छोड़ देंगे तो फिर इतना महीने से तो मिला है प्राइवेट नौकरी, पता नहीं इसमें होगा कि नहीं होगा। अब इसमें एक पड़ाव मेडिकल का है, फिजिकल भी है, पहले तो फिजिकल है फिर मेडिकल है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। आप छट गए तो फिर कहाँ के होंगे। तो हमारा एक दोस्त गांव का था, शुभम सिंह नाम है, काफ़ी एक अच्छे हमारे मित्र हैं। तो कहे कि भैया आप चिंता ना करिए, ऐसे जॉब तो मैं आपको कभी पकड़वा दूंगा, आप आइए आपको मैं दौड़ाता हूँ, फिजिकल आपका तैयारी कराऊँगा, आप तो सब भैया की बात ध्यान मत दीजिए। तो भैया हमसे फिर कहे, हम कहे हाँ ये तो बात सही कह रहे हैं, तब नहीं तब जाइए आप गाँव पर, जो भी हमारा सहयोग होगा आपको खाने पीने के लिए जो पैसा आपको लगेगा हम दे दिया करेंगे। तो भैया फिर अपना गाँव चले गए, वहाँ अपना गए, तैयारी किए, दौड़ भी निकल गया। सोनभद्र में दौड़ था तो भैया पे फ़ोन किए कि मेरा दौड़ निकल गया है, अब लास्ट पड़ाव मेडिकल का बच्चा है। तो हम कहे ठीक है चलिए मेडिकल के लिए भी आप तैयारी कर लीजिए, एक बार जाकर चेकअप करा लीजिए। मेडिकल जब उनका यही पड़ा था CRPF सेंटर फाफामाऊ में, यहाँ आए अपना मेडिकल के लिए लगे थे। और मेडिकल के दरमियान उनकी थोड़ा सा BP लो हाई होता रहता था। बाद में फिर अपना वो लास्ट डेट पर आकर उनका मेडिकल मतलब फिट हो गया। तो हम लोग उस दिन बहुत खुशी मिली थी। मतलब 4 दिन तक वो लगातार दौड़ाते रहे कि मतलब मेडिकल अनफिट हम इतना अनफिट कैसे हो सकता है आदमी। लेकिन लास्ट दिन भगवान की कृपा से मेडिकल वो फिट हो गए। हाँ हो गए तो बहुत खुशी मिला। और हम लोग बड़े हनुमान जी के यहाँ दर्शन करने गए, करीब 7 किलो लड्डू चढ़ाए थे। हाँ हमारे पार्टनर आदर्श कुमार सिंह थे, वो भी अपने मतलब की तरफ से 2 किलो लड्डू चढ़ाए और 5 थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि प्रयागराज में जो आना चाहते हैं और जो अभी इंटर क्वालिफाई करके लड़के आते हैं, तो बताइए कि यहाँ के जीवन कैसा है। प्रयागराज के 10 बाई 10 का जैसा एक कमरा है, कैसा है जीवन यहाँ का देखा जाए तो बहुत तो आसान तो नहीं है, क्योंकि घर में आप जिन सुख सुविधाओं के साथ आप रह रहे हैं उस हिसाब से आपका देखा जाए तो बहुत कठिन है। लेकिन ये है कि इस कठिन जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जरूरी नहीं कि आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के आ रहे हैं तो आप वही केवल जॉब ही लेकर जाएं तो ही सीखेंगे, नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पर एक धैर्य सीखते हैं, एकांत बनाना सीखते हैं, आप यहाँ तक के खाना बनाना सीखते हैं, मैनेजमेंट सीखते हैं, यहाँ आप कैसे पैसा मैनेज करते हैं वो सीखते हैं। और यहाँ तक कि आप अपने शरीर को भी फिटनेस रखना भी सीख जाते हैं। आप बीमार पड़ेंगे तो आपके आसपास कोई नहीं रहेगा। आप ये भी सीखते हैं कैसे हमें अकेले अपने आप को सही रखना है। आप मतलब मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरीके से आप यहाँ आने के बाद मजबूत हो जाते हैं। और यहाँ से आप निकलने के बाद आप जिस भी फील्ड में जाएंगे आप एक मजबूत व्यक्ति के रूप में खड़ा रहेंगे। और यहाँ आप बहुत कुछ सीखते हैं, सीखने के लिए बहुत कुछ है। आप सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ पर आते हैं तो आपका इंटेंशन कैसा रहता है। आपका इंटेंशन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यदि आप निगेटिव इंटेंशन के साथ आते हैं कि नहीं हम जाने के बाद 2 साल में 1 साल में उखाड़ के चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आने के बाद आपको बहुत धैर्य रखना पड़ता है। किसी को यहाँ सफलता 6 महीने मिल जाता है, किसी को 1 साल में, किसी को 2 साल में, किसी का 7 साल, किसी का 8 साल, किसी का 10 साल में लग जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरीके की चीज़ें हैं। कई सारी चीज़ें होती हैं एक नौकरी को पाने में। पूरा मिला के हार नहीं मानना चाहिए। हाँ अभी देखा जाए तो हम 2021 से B.Ed किए हैं, तब से कोई वैकेंसी का यहाँ पर यूपी में आसार नहीं दिखा। 21 में एक वैकेंसी आई थी यूपी TGT की, जिसका आज तक डेट ही फिक्स नहीं हो पाया। एक के बाद एक उसका डेट बदलते चला जा रहा है। मतलब अभी यूपी TGT PGT की वैकेंसी कितने साल हो गई जब यहाँ पे नहीं आई? ये लगभग 2018 में एक वैकेंसी आई थी, उसके बाद 21 में, 21 के बाद तब से कोई अता पता नहीं है। मतलब जब से हम लोग B.Ed कंप्लीट किए हैं तब से कोई वैकेंसी यूपी में नहीं देख पाए हैं। और कंडीशन ये है कि हम लोग CTET पेपर 1 पेपर 2 पास हैं, यूपी टेट पेपर 1 पेपर 2 पास हैं। थोड़ा बहुत जो वैकेंसी आ रहा है वो बगल के स्टेट बिहार में आ रहा है, बाकी यूपी में कोई अभी तक नहीं सुनाई दे रहा। अभी हाल फिलहाल में एक LT गेट का आया है जिसका भी एग्ज़ाम प्रस्तावित है। अब वो एग्ज़ाम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी। हालांकि एग्ज़ाम हो जाएगा उसका। गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि जो भी एग्ज़ाम निकाले उसको समय पर करा दे और कंप्लीट कर दे, जिससे कि ये कोई भी एग्ज़ाम हमारा पंचवटी जना बनकर ना रह जाए। आज की सरकारें यही करती हैं कि जब चुनाव होता है उसके 1 साल पहले वैकेंसी निकालती हैं, क्योंकि उसी वैकेंसी से उनका वोट बैलेंस बनता है। सही बात।
सबसे बड़ी बात है आज कि- के हाँ। हम एक आपसे सवाल करेंगे कि इस सरकार को क्या कहना चाहते हैं, या फिर इसके पहले जो सरकार थी अखिलेश यादव की, या फिर वर्तमान सरकार जो योगी जी की है, सरकार को क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार देखिए अपने स्तर पर काम तो सही करती है, सरकार का अपना कुछ एक एजेंडा होता है, उसको लेकर वो काम करती है। ये भी सरकार अपना काम सही कर रही है, लेकिन थोड़ा सा रोजगार के मुद्दे पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि जो छात्रों के हित में काम नहीं हो रहा है। छात्रों के हित में थोड़ा सा काम कम कर रही है, थोड़ा सा करना चाहिए जिससे कि उनको रोजगार मिल सके। यहाँ पर छात्र जो मूल जिनका उद्देश्य है वो है रोजगार प्राप्त करना। ठीक है, मंदिर बन गया, जो भी कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, रोड बन गए, सड़क बन गई, कंपनियां भी आ रही हैं, लेकिन यहाँ जो मेंटेलिटी है अभी तक चेंज नहीं हो पाई है। या तो आप ऐसा करिए कि जो यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो पारंपरिक जो चला आ रहा है, BA BSc BCom, इनको या तो आप बदलिए। जो व्यावसायिक शिक्षा है उस पर आप जोर दीजिए, जिससे कि बच्चे जब यहाँ से दूसरा शिक्षा प्राप्त करें तो कंपनी ज्वाइन करें। आप कहते हैं कि हम कंपनी लगाएंगे, आपको रोजगार मिलेगा, लेकिन जो BA BSc BCom किया है उसको कंपनी में क्या काम मिल सकता है? सही देखा जाए तो उसमें केवल उन्हीं को ज़्यादा अच्छा पैसा मिल सकता है जो व्यावसायिक शिक्षा जो ग्रहण किए हैं उनको मिल सकता है। बाकी जो पारंपरिक जो लेकर ढो रहे हैं उनके लिए तो एक गवर्नमेंट जॉब ही ऑप्शन होता है। यदि नहीं मिलेगा तो 10-12 15 में कंपनी में काम करेंगे, उससे उनको क्या होने वाला है? इसलिए बच्चे परेशान रहते हैं कि हमको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। बाकी जो बीटेक का डिग्री लिए हैं, जो MBA लिए हैं, जो IT सेक्टर की जो भी डिग्रियाँ लिए हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। उनको तो यह है कि कंपनी ज्वाइन करेंगे, अपना आराम से अच्छा खासा कमा लेंगे। लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे? आपका कहना यह है कि सरकार सबका ध्यान दे, जो हाँ। B.Ed किए हैं उनका भी ध्यान दिए, सब चीजों का ध्यान दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम मिलाते हैं आपको अगले साथी से जो कि इसी कमरे में वो रहते हैं। आइए आपको मिलाते हैं उनसे। धन्यवाद। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। मेरा नाम सूर्य प्रकाश पटेल है, मैं करछना के निवासी हूँ। आप सूर्य प्रकाश जी यहाँ कब से रह रहे हैं? मैं 2019 में इंटर पास किया था और उसी के साथ मैंने तैयारी स्टार्ट कर दिया था। शुरुआत में मैंने यूपी पुलिस की तैयारी करना प्रारंभ किया था, लेकिन कुछ वर्षों से यूपी पुलिस की वैकेंसी नहीं आई थी। उसके बाद 2023 में वैकेंसी आई थी, मैंने उसकी तैयारी की और मैंने पेपर भी निकाला। उसके बाद फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद मेडिकल होता है, मेडिकल मैंने क्लियर किया, फाइनल रिजल्ट में मैं छट गया। उस समय मुझे ये लग रहा था कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, मेरे साथ बहुत मतलब अजीब घटना हुई। हाँ। सरकार ये कहती है कि मैं जितने भी पेपर कराता हूँ यूपी की वो पारदर्शी के साथ कराता हूँ, लेकिन हम लोगों का यूपी पुलिस में स्कोर कार्ड तक भी जारी नहीं किया गया और उसी को लेकर मैंने बहुत चिंतित था। उसके बाद मैंने फिर से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दिया UPSI की, और मैं अभी UPSI की ही तैयारी कर रहा हूँ। आप इंटर आपका क्वालिफाई करके ही आप यहाँ पे आए थे? इंटर क्वालिफाई करने 2019 में आप यहाँ आ गए थे और 2025 अभी चल रहा। अभी आगे आप लोग कब तक यहाँ संघर्ष करेंगे? अब जब तक तो नहीं होगा तब तो यहीं पे हम लगे रहेंगे। अब ये नहीं है कि अभी हार मान लेंगे, हार तो नहीं मानेंगे, तैयारी करते रहेंगे। आगे अगर कोई आपका जैसे छोटा भाई आना चाहता है प्रयागराज में, तो उसको क्या बताएंगे? उसको थोड़ा सा अपना अनुभव बताइए कि आप इस 10 बाई 10 के कमरे में रह रहे हैं, इसका जीवन कैसे होता है, वो आए तो क्या करे जिससे वो आगे चल के आगे बढ़े और इस संघर्ष से जूझ सके और लड़ सके। जीवन तो देखिए यहाँ आने के बाद पता चलता है। जब इस 10 बाई 10 कमरे में रहते हैं तो जो हम लोग गांव में रहते हैं ना, वहाँ पर उतना ज़्यादा सीखे नहीं रहते, लेकिन यहाँ पर अपने से खाना बनाना, सबके साथ मतलब तैयारी करना, जैसे फ्रेंड लोग हमारे पार्टनर उनके साथ, और हर चीज़ करना, मतलब उतना हमें गांव में नहीं, लेकिन यहाँ आने के बाद सब कुछ आदत पड़ जाती है और उसी के साथ रहने लगते हैं। जैसे कि देखने को मिल रहा है कि जो आपका रूम है इसमें खिड़की नहीं लगी है और इसी रूम में खाना बन रहा है और अब एकदम रूम पूरा किताबों से भरा हुआ है। आप इस तरीके से मैनेज करते हैं सब लोग? और यहाँ पे यही बस नहीं, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, यहाँ पे करोड़ों बच्चे जो हैं प्रयागराज में अपना संघर्ष कर रहे हैं, और अगर कोई आना चाहता है तो वो आए और इस संघर्ष से इन अपने बड़े भाइयों से सीखे। आइए हम आपको एक अगले साथी से मिलाना चाहते हैं जो कि यहाँ पे वो संघर्ष करते हैं। वो भी इसी तरीके से 10 बाई 10 के छोटे से कमरे में रह के पढ़ाई करते हैं। आइए आपको मिलाते हैं उनसे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम संदीप सिंह है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? करछना से हैं। करछना से हैं।
सबसे पहले इस कमरे को दिखाइए कि इस कमरे में संघर्ष कैसा है छात्रों का प्रयागराज के, और उसके बाद इसी कमरे में रहना, इसी कमरे में खाना बनाना, इसी कमरे में सारी चीज़ें। सोचिए पहले शायद 10 बाई 10 का भी कमरा नहीं होगा, उससे भी छोटा है जी। और आप यहाँ पे कितने सालों से हैं? 5 साल से। 5 साल से। जी। आप यहाँ पे 2021 में आए थे। हाँ, आप किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं आप? अभी तो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बीएड किए हैं, बीएड टीचिंग किए की हैं। भी तैयारी चल रही है। टीचिंग की है। यहाँ पे थोड़ा सा इस प्रयागराज में जो कमरे का संघर्ष है वो हमारे दर्शकों को आप अपना अनुभव बताएं। वो अपने अपने मेहनत और लगन के ऊपर है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप संघर्ष कर रहे हैं इस तरीके से। अगर आपको सफलता नहीं मिलेगी तब आप क्या करेंगे? सफलता नहीं मिलेगी तो फिर उसका दूसरा रास्ता देखा जाएगा। बिजनेस है और तमाम वो हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं अच्छे अच्छे, कुछ और कहते हैं आईटी सेक्टर की, कोई कंप्यूटर लाइन की तैयारी करके फिर जाया जा सकता है। बाकी कोशिश है पूरी की हो जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम अग्रिम बधाई देते हैं कि आप संघर्ष में इस आगे बढ़ें और सफलता आपको मिले। और बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार।